हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस वन शॉट में, जो कि गजब का चैप्टर है। गजब का, मजा आ जाएगा एकदम एकदम। मतलब आग लगा देगा, आग। यस, मतलब एकदम ही बेहतरीन, एकदम गर्दा है, गर्दा। एकदम जबरदस्त चैप्टर है। सर क्या है सर, इतनी तारीफ हो रही है किसी चैप्टर की, ऐसा कौन सा चैप्टर है सर? तो मेरे बेटा, चैप्टर है एक उस्ताद चैप्टर, एक बेहतरीन चैप्टर। हमारे जीएसटी के अंदर एक अपना ही अलग ही इसका औधा। कहने को क्या, 3 अल्फाबेट का ये टॉपिक है, आईटीसी है, लेकिन मजेदार चैप्टर है। हमारे को ये लगातार 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर की वेटेज देकर जा रहा है। आउट ऑफ 40 मार्क्स, 40 भी क्या बेटा, 35 में से लगातार 10 नंबर का ये चैप्टर आ ही रहा है। हम इसे बेहतरीन तरीके से अब रिवाइज करेंगे, एक ही क्लास में सारा खत्म करेंगे। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है सब कुछ कवर करने वाले हैं ना, विद एग्जांपल्स। मैं काफी सारे एग्जांपल्स लूंगा आज की क्लास में। वो एग्जाम्पल ही बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। हमें बताना होता है आईटीसी मिलता है या आईटीसी नहीं मिलता। डन ना सर? अगर आज की क्लास के नोट्स चाहिए होंगे तो कहाँ जाना है बेटा? आपको इस बैच में जाकर CS वाला PW के पेज पे जाकर, वेबसाइट पे जाकर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, जिससे हम क्लास हमारी कवर करने वाले हैं। बोलो ओके है क्या? यस सर, ओके है, ओके। सर क्या क्या पढ़ेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा बेटा। क्या क्या पढ़ेंगे नहीं, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे और बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे। डन ना? कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट तरीके से पढ़ाई करेंगे सर। अगेन, वंस अगेन, चैप्टर है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। आइए शुरू करते हैं। होता है कुछ ऐसा बेटा, होता है कुछ ऐसा कि हम यहां बैठे हैं, यहां। है ना? ये एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, ठीक है सर। और इनके सामने, इनके सामने ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर। बहुत बढ़िया सर। तो एक और पार्टी होगी बेटा, एक और होगी, ये चौकोर शकल वाले इंसान, है ना? चौकोर, चौकोर क्या होता है सर? बेटा चौकोर मतलब रेक्टेंगल, लेकिन ये सर इंसान नहीं लग रहे। अभी लगेंगे, अभी लगेंगे। ये देखो इंसान है। हाँ, अब ध्यान सुनना सर। ई इंसान ने ई इंसान को कुछ बेचा, सप्लाई करा। ये भी रजिस्टर्ड थे, ये भी रजिस्टर्ड, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड। ई रजिस्टर्ड पर्सन ने ई रजिस्टर्ड पर्सन को कुछ सेल करा है, सप्लाई करा है। सेल बोले तो सप्लाई, ठीक है। बदले में इन्होंने इनको पे किया होगा, पेमेंट किया होगा, है ना? पेमेंट कितने का किया होगा? पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया होगा एक तो जो टैक्सेबल वैल्यू था उसका, प्लस जीएसटी का। जीएसटी भी तो पे किया होगा, सामान खरीदा है तो जीएसटी भी तो पे किया होगा। जो भी टैक्सेबल वैल्यू था वो, और जो जीएसटी था वो पे कर दिया। ठीक है सर। बेटा ये यहीं से चैप्टर की शुरुआत हो रही है, तो आपको ध्यान से समझना है ना। हाँ सर। अब इन्होंने सामान की जो भी खरीदी, इन वाले बंदे ने इन्हें पेमेंट कर दिया। ये जो भी जीएसटी पे करा, इसी जीएसटी की कहानी है सारी। ये जो इन्होंने सामान खरीदा, इन जीएसटी वी कॉल इट एज इनपुट। एक तरीके का इनपुट है। इन नॉर्मल भाषा वी कॉल इट एज परचेज, और हमारी जीएसटी की भाषा में हम इसे बोलते हैं इनपुट। और इनपुट के ऊपर ये जो टैक्स का पोर्शन है, इनपुट के ऊपर ये जो टैक्स का पोर्शन है, इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। और इस इनपुट का यहां पे क्रेडिट बन जाएगा, तो बन जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ध्यान से देखिएगा बेटा। अब पहले अभी हमने इनपुट टैक्स पे लाकर इसे छोड़ दिया ना। खरीदा था तो इनपुट था, और उस पे जीएसटी पे करा तो वो इनपुट टैक्स हो गया। नाउ
ये आगे कंज्यूमर के साथ भी तो डील करते हैं, ये रिटेलर थे, होलसेलर से खरीदते और आगे कंज्यूमर को बेच देते, एग्जाम्पल बनाकर, ठीक है। तो इन्होंने आगे फर्दर सप्लाई करा बेटा, फर्दर सप्लाई करा, बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट सब कुछ जोड़ा होगा, नो डाउट सर जोड़ा होगा, ठीक है। और फिर इन्होंने इनको पेमेंट कर दिया कंज्यूमर ने। तो कंज्यूमर भी जो पेमेंट करेंगे वो एक तो टैक्सेबल वैल्यू की करेंगे, है ना, प्लस जीएसटी पे करेंगे, दोनों चीज की पेमेंट होगी। हाँ सर, दोनों चीज की पेमेंट होगी, दोनों चीज की पेमेंट होगी सर, एग्जैक्टली एकदम सही सही फरमाया। नाउ अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो जीएसटी इनके पास आया, ये जीएसटी इनके पास आया, अब ये जीएसटी ये आगे गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे, गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे, गवर्नमेंट को जब ये अपना जीएसटी पे करने जाएंगे तो ये इनकी टैक्स लायबिलिटी है, जीएसटी टैक्स की लायबिलिटी है ना, जीएसटी टैक्स की लायबिलिटी है, ये इन्हें पे करना है, ठीक है, पे करने जाएंगे। तो लॉ कहता है सेक्शन 16 कहता है कि ये जो इनपुट टैक्स है जो हमने आगे दिया था उसका जब हम आगे पे करना है सरकार को, उस वाले में से, इस वाले अमाउंट में से, ये इसे हमने ऐसे क्रॉस कर फिगर बना दिया, ठीक है ना, इसमें से ये जो यहां पे ऑलरेडी कर चुके हैं इसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर जो रिमेनिंग पैसा बचेगा ये आपको बाय कैश पे करना पड़ेगा, बाय कैश बोले तो बाय बैंक पे करना पड़ेगा, ये आपको टू बी पेड ये पे करना पड़ेगा, ठीक है। इन शॉर्ट टॉपिक तो बस ये है सर कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट दिलवाना है, यहां जो जीएसटी पे करा है और यहां जो आगे जीएसटी और पे करना है सरकार को, इस वाले में से, इस वाले के ऊपर जिसके ऊपर ऑलरेडी पे कर रखा है इनपुट के ऊपर, उस वाले का जीएसटी माइनस कर देंगे और फिर जो बचेगा वो रिमेनिंग हमारे को आगे सरकार को पे करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स, ये कॉन्सेप्ट है, हमें ये कॉन्सेप्ट पकड़ना ही पड़ेगा कि आईटीसी इसको मिल रहा है, आईटीसी इसको भी मिलेगा, आईटीसी इसको भी मिलेगा, ये तो कंज्यूमर है, सारा बर्डन तो कंज्यूमर पे आता है ना। जीएसटी और सारे कानूनों का फाइनल क्या क्रक्स है, फाइनल बर्डन ऑन कंज्यूमर, फाइनल टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर, कंज्यूमर से वसूला जाता है ऑन कंज्यूमर, ठीक है। ये कहानी हमारे काम, ये वर्ड हमारे काम का नहीं है, बस मैंने बता दिया। काम का तो ये वाला पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट, काम का हमारा ये वाला पार्ट है, ये सीखना है हमारे को, डन। आई होप आपको एक चैप्टर का एक बढ़िया एक आइडिया लग गया होगा। नाउ सर इसमें सीखना क्या है, सीधा माइनस कर दो। तो बेटा लॉ कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बेनिफिट है, इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, राइट, आपने एकदम सही सुना, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। हमारे इन भाई साहब को, मिस्टर एक्स को कुछ कंडीशंस क्या करनी पड़ेंगी, फुलफिल, अलग अलग कंडीशन है, वही हम पढ़ेंगे, फिर आईटीसी मिल जाएगा। अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो आईटीसी नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये कि कुछ कंडीशंस है उसका पालन करो और आपको आईटीसी मिल जाएगा। दूसरी बात तो ये कि सारी चीजों का नहीं मिलता, सारी चीजों का आईटीसी नहीं मिलता, सारे इनपुट का आईटीसी नहीं मिलता, बहुत सारी चीजों का आईटीसी नहीं मिलता, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट, जिसे हम कहते हैं बेटा ब्लॉक्ड क्रेडिट, जिन चीजों के ऊपर आईटीसी अलाउड ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पढ़ोगे आगे जाकर, जो मोटर व्हीकल होते हैं, कितनी कैपेसिटी वाले होते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, खाने पीने का जो खर्चा होता है, इन सब पे, ये भी इनपुट है लेकिन इन सब के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, नहीं मिलता भी है तो जो कंडीशन होती है। तो ये दो चीजों के ऊपर मेन टॉपिक टिका हुआ है ना। अगर हमने ये समझ लिया तो फाइनली हमारा ये चैप्टर अच्छा माना जाएगा और हमारे नंबर 10 में से 8, 9 नंबर, 7 नंबर
70-80% नंबर लाना इज नॉट अ बिग डील, सिंस चैप्टर इजी है। कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, कुछ बातें समझनी है और हम आराम से नंबर स्कोर कर सकते हैं। बोलो बेटा जी। आई होप आपको ये कहानी में मजा आया होगा। अगर आपको ये कहानी, पीछे वाली कहानी में मजा आया, अगर आपने इसमें एकदम बढ़िया वाला दिमाग चलाया, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस पूरे चैप्टर में जरा सी भी परेशानी नहीं होने वाली। आओ शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ सर शुरू करते हैं। बेटा शुरुआत में ना कुछ बेसिक्स टर्म्स है। लाइक सबसे पहले तो वो बिजनेस बता रहा है कि बिजनेस में क्या क्या आता है। कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, वेकेशन नहीं वोकेशन, वोकेशन, ये सारी चीजें हमारी जो हम पैसों के लिए करते हैं, सब बिजनेस का पार्ट है। या उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंटल, एंसिलरी, उससे रिलेटेड कोई चीज है, वो सब बिजनेस का पार्ट है। एनी एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम, कंटिन्यूटी, फ्रीक्वेंसी, उसी नेचर का कुछ भी कर रहा हूं मैं, वो सब हमारे बिजनेस का पार्ट है। तो एज सच बिजनेस की मीनिंग पे टारगेट नहीं करेगा। ठीक है, आगे वो बताएगा। मैं बता रहा हूं फिर से, ये सारे नॉर्मल चीजें हैं, इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं चलाना। कि सप्लाई, आप बिजनेस करते हो गुड्स खरीदने का, फिर आगे बिजनेस को, सामान को बेच देते हो, प्रोविजन करते हो किसी क्लब का, एसोसिएशन का, सोसाइटीज का, अपने मेंबर्स को बेनिफिट देते हो, एडमिशन करवाते हो किसी एरिया में, कंसिडरेशन, ये सब बिजनेस की कैटेगरी, ये सब हमारे बिजनेसेस है। ठीक है, इज दिस काम का? नो बेटा। एग्जाम सप्लाई क्या होता है? एग्जाम सप्लाई का मतलब होता है जिसपे नील जीएसटी रेट लगता है, या जो होली एग्जाम्प्ट है, और इसमें जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो भी इंक्लूड होता है। तो इन शॉर्ट इन तीनों को मिलाकर हमारा एग्जाम सप्लाई बनता है। ठीक है, अगेन नॉर्मल सी बात है। गुड्स के ऊपर भी आईटीसी मिलता है, सर्विस के ऊपर भी आईटीसी मिलता है। दोनों का हमने इनवर्ड सप्लाई किया है। इनवर्ड मतलब इनपुट है, इनपुट मतलब परचेज है, परचेज है मतलब लिया है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, दोनों के ऊपर का आईटीसी मिलता है। बेटा ये ध्यान रखना है, दोनों के ऊपर का आईटीसी मिलता है, दोनों के ऊपर का आईटीसी मिलता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। ये कहना चाहता है कि सर गुड्स है तो कैपिटल गुड्स है और इनपुट्स है। कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज किया है। ठीक है, और इनपुट के अंदर वो है जो कैपिटल गुड्स नहीं है, मतलब जिन्हें बुक्स में कैपिटलाइज नहीं करा, बैलेंस शीट में जो नहीं गया, जो कि यूज होने वाले हैं या बिजनेस में या बिजनेस के कोर्स के दौरान। तो जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी गुड्स हम यूज कर रहे हैं, चाहे कैपिटल की तरह चाहे अदर देन कैपिटल की तरह, इन सब के ऊपर का जो टैक्स है उसे हम बोलते हैं इनपुट। ठीक है, सर्विस में तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सर्विस को इनपुट सर्विस कहते हैं, इसके अंदर सारी सर्विस होती है और इसके ऊपर इसे भी हम यूज कर रहे हैं हमारे बिजनेस को फर्दरेंस में ले जाने के लिए। बिजनेस का फर्दरेंस का मतलब हुआ हम उसे यूज करते हैं इनपुट की तरह, फिर उसे यूज करके आगे लोगों को सर्विस देते हैं, वो हमारे लिए नेसेसरी है। ठीक है, ओके सर। बट इनपुट टैक्स क्या होता है बेटा? इनपुट टैक्स जिसका हमारे को क्रेडिट मिलने वाला है, मींस होता है वो टैक्स जो आपने फॉरवर्ड चार्ज में पे करा, एफसीएम के तहत पे करा, जो आपने आरसीएम के तहत पे करा, जो भी आईजीएसटी इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे हुआ, लेकिन जो कंपोजिशन टैक्स वाला है उसे छोड़कर, इसे छोड़कर, कंपोजिशन वाले भी तो जीएसटी पे करते हैं ना, 1%, 5%, 6% वाला, उसके रिस्पेक्ट वाला कोई भी आईटीसी इसमें नहीं आने वाला है ना। कंपोजिशन वाले को तो देखते ही गोली मार देनी है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो भी है, चाहे वो एफसीएम वाला हो बेटा, चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला हो, ठीक है, चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला हो एफसीएम वाला, चाहे वो आरसीएम के तहत हमने टैक्स पे करा हो, चाहे आईजीएसटी पे करा हो इंपोर्ट के ऊपर, ये तीनों पे ऊपर जो भी जीएसटी पे हुआ है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, इस वाले पे तो आईजीएसटी पे हुआ होगा, जाहिर सी बात है, ये सारी चीजों का मेरे को इनपुट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा वो अभी आएगा, वो सेक्शन 16 और सेक्शन 17 वो अभी आएंगे। अभी तो ये रिहर्सल कर रहा है, अभी तो ये वार्म अप चल रहा है हमारा। एक अच्छे टॉपिक के आने से पहले की ये शांति है, सन्नाटा है, ये हमारे को बहुत अच्छे से पढ़ना है जो अभी आने वाला है। डन? हाँ चलो सर। इनवर्स सप्लाई का मतलब क्या होता है? जो भी हमने खरीदा, परचेज करा, एक्वायर करा किसी भी तरीके से, चाहे कंसिडरेशन के बदले चाहे विदाउट कंसिडरेशन के बदले, ये सब बिना मतलब का। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है सर? एक्सपोर्ट जिसे हम करते हैं वो
या जो एसईजेड सप्लाई करते हैं, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो होता है जीरो रेट सप्लाई। ठीक है भाई, ये है, इसका मुझे इंतजार था सच बताऊं तो मैं। एक ये, और आगे जाकर अभी आएगा ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17, डन। मेन यही दोनों है, 16 और 17। सब है तो 18 भी, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 16 और 17 ही है। अगर ये हमने अच्छे से करा तो माना जाएगा कि हमारा आईटीसी का चैप्टर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। डन ना? हाँ सर, चलो शुरू करते हैं। कहता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। कुछ एलिजिबिलिटी और कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। आईटीसी को क्लेम करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है और कुछ कंडीशंस है। बिना उन कंडीशनों को फॉलो किए हुए आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको इन कंडीशनों का पालन करना है तो करना है, सीधी सी बात है। क्या है वो कंडीशन? वो हमारे को देखनी है बेटा, मन लगाकर देखनी है। शुरू करते हैं ध्यान से, है ना। हाईलाइट करते हुए चलेंगे, जो जो खत्म होता हुआ चलेगा। आपको मेरी बातें सुननी है एकदम बढ़िया, तन मन धन सब लगा के। रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे हमारे मिस्टर एक्स है, टू टेक क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड, जो भी इन्होंने इनवर्ड सप्लाई के ऊपर, इनवर्ड इनपुट, जो भी इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी पे करा, जो भी इनवर्ड, जो भी इन्होंने खरीदा था उसके ऊपर जो भी जीएसटी पे करा, उसका इन्हें आईटीसी मिलेगा। ठीक है सर, मिलेगा, बढ़िया है, अच्छा लगा सुन के। ठीक है, ठीक है। विच इज यूज्ड या इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो जो हमने इनवर्ड सप्लाई लिया उसे हम हमारे बिजनेस में यूज करने के लिए ले रहे हैं। ओके, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये वाली, तो फिर आईटीसी आपको मिल जाएगा। ये कंडीशन है। कंडीशन एक एक करके शुरू करते हैं। कुछ जरूरी है और कुछ और जरूरी है, सारी ही हमारे को देखकर जानी है। सर पहली, डिटेल ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ, इससे पहले ही हैज अ वैलिड टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट। भाई मेरे पास अगर टैक्स इनवॉइस नहीं है, मेरे पास डेबिट नोट नहीं है, डेबिट नोट में भी जीएसटी पेड होता है बेटा, और मेरे पास कोई और अदर वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है जो भी बताया जाएगा, अगर नहीं है तो सॉरी, आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी मिलने के लिए अगर मुझे, हम हमारी कहानी में चले बेटा, है ना, मैं आपको ना समझाते हुए भी चल रहा हूं, मैं रिवीजन मोड में भी हूं और कहीं कहीं मैं आपको ऐसे ट्रीट कर रहा हूं कि आपने पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में ले जा रहा हूं। देखना, इस वाले पेमेंट का ये जो जीएसटी की पेमेंट है, सारा ढक ही गया है बेचारा, कोई बात नहीं। ये जो जीएसटी की पेमेंट है, इसका आईटीसी इनको, गोल सकल वाले को जब मिलेगा जब इनके पास टैक्स इनवॉइस है। अगर इनके पास टैक्स का इनवॉइस नहीं है तो आईटीसी भी नहीं मिलने वाला है सर। कंडीशन नंबर 1 इज इनके पास इनवॉइस होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे करके और भी कंडीशन है बेटा, और भी कंडीशन है। दूसरा, डिटेल ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई, जो भी सप्लाई के रिस्पेक्ट का आईटीसी है, कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 नॉट रेस्ट्रिक्टेड। मतलब मुझे पता है कि मेरा कितना आईटीसी है, मतलब कम्युनिकेशन हो गया है, मेरे पास इंटीमेशन आ गया है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी फॉर मी। इसके लिए ना सेक्शन, वो जीएसटी रिटर्न 2A 2B यूज होती है, ये आगे जाकर भी आएगा, यहां पे भी लिखा हुआ है। डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स अपलोडेड बाय सप्लायर, सामने वाली पार्टी ने, बेटा जिससे सामान खरीदा था, ध्यान से देखना, इस वाली पार्टी का ध्यान से प्लीज, इस वाली पार्टी ने अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल कर दी है, इस वाली पार्टी ने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दी है। जब ये अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, इसकी जीएसटीआर 1 में सेल्स आएगी, इसने सेल्स में मिस्टर एक्स का नाम चढ़ाया होगा और मिस्टर एक्स के नाम का जीएसटी पे कर दिया होगा। तो जब तक ये जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करेगा, जब तक इनके यहां जीएसटीआर 2A 2B के अंदर वो आईटीसी नजर नहीं आएगा। इनकी जीएसटीआर 2A 2B में जब तक नजर नहीं आएगा, जब तक सप्लायर यहां से अपनी जीएसटीआर 1 फाइल ना कर दे। ये ध्यान रखना, इसका 1 फाइल करना जरूरी है, तभी मेरे 2A 2B में जीएसटी का आईटीसी रिफ्लेक्ट होएगा, फिर मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा। तो ये लिखा हुआ है, इनका रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, नहीं कर रहा है तो भाई कॉल करो, तंग करो उसे, परेशान करो। ठीक है, in his GSTR 1 or using IFF and detail communicated in the form GSTR 2 भी कह रहा है ना communicated, यहाँ पे भी कह रहा है communicated।
तो जीएसटीआर 2B में मेरे को पता चल चुका है कि मेरा कितना टैक्स है। इट मींस इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि सामने वाले सप्लायर ने, जिससे मैंने इनवर्ट सप्लाई लिया, हमारे होलसेलर भाई साहब, मैं रिटेलर था मिस्टर एक्स का, उन्होंने अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है। ठीक है, नहीं फाइल करा तो उसे बोलो। अगली कंडीशन, मेरे पास मिस्टर एक्स के पास गुड्स रिसीव हो गए हैं सर, मुझे गुड्स रिसीव हो गए हैं। ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। रिसीव होना जरूरी है, रिसीव होना। अब चाहे मुझे रिसीव हो, चाहे मैंने सामान ना कहीं और भिजवा दिया था वहां पहुंच गया, मुझे रिसीव हो या मेरे इशारे पे कहीं और पहुंच गया हो, दोनों बात सेम ही है। गुड्स डिलीवर्ड या सर्विस प्रोवाइडेड टू थर्ड पर्सन, मैंने मेरे यहां ना बुलाकर थर्ड पर्सन के बाद पास भिजवा दिया ऑन द डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, मेरे कहने पे, तो माना जाएगा कि मुझे ही मिल गया। मैंने सामान मंगाया था, मैंने रजिस्टर्ड पर्सन से, मैं भी रजिस्टर्ड पर्सन था, मैंने उससे सामान मंगाया, लेकिन मेरे पास नहीं आकर मैंने उसे बोल दिया था यार मेरे पास नहीं, वहां फलाना के घर पे पहुंचवा दे, फलाना जगह पे पहुंचवा दे, फलाना एरिया में पहुंचवा दे। उसने पहुंचवा दिया, जैसे ही पहुंच गया तो माना जाएगा मुझे मिल गया, और जैसे ही मेरे को माना जाएगा कि मुझे सामान मिल गया तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। बिल होना भी जरूरी है, जीएसटी रिटर्न फाइल होना भी जरूरी है सामने वाली पार्टी का, मेरे को गुड्स रिसीव हुआ होना भी जरूरी है। अगर क्वेश्चन में लिखा आ रहा है कि अभी गुड्स रिसीव नहीं हुए, या टैक्स का इनवॉइस चोरी हो गया, फट गया, जल गया, भाई भाग जाओ, नहीं मिलेगा। जीएसटी रिटर्न 1 फाइल नहीं करा, नहीं मिलेगा, भाग जाओ। ये सारे पेपर में आने वाले पॉइंट है, एकदम आराम से पढ़ो बेटा इन्हें, यही है चैप्टर ये। ठीक है, ये वाली बात भी बेटा आई होप क्लियर हो गई होगी। हाँ, फिर टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज बीन पेड, जो भी टैक्स था वो हमने पे कर दिया है, इन कैश या बाय यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, कैश वगैरह जो भी पेड था, जो भी टैक्स वगैरह पेड था वो हमने पे कर दिया है। डन ना? इन शॉर्ट भाई, जो रिटर्न्स फाइल करनी थी फाइल हो गई, जो भी टैक्स पे करना था वो टैक्स पे हो गया, जो भी गुड्स रिसीव होने थे गुड्स रिसीव हो गए, जो भी कम्युनिकेशन करना था कम्युनिकेशन हो गया, जो भी इनवॉइस वगैरह होना चाहिए था वो सब कुछ हो गया, तो फिर हमारे को आईटीसी क्लेम करने का मौका मिल जाएगा, आईटीसी अवेल करने का मौका मिल जाएगा। आईटीसी अवेल करने की एक कंडीशनें हैं, एक भी कंडीशन छूटी, एक भी कंडीशन छूटी तो भाई सॉरी हो जाएगा, सॉरी, नहीं मिलेगा आपको आईटीसी, सॉरी होगा, कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ सॉरी ही बोल सकते हैं। बताओ बच्चों, यहां तक की बात तो क्लियर होगी यार? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है, ओके। अब अभी और है, अभी तो चलेगा, मस्त बैठो। कहता है अगर कोई ऐसा एसेट है जिसपे आपने, कैपिटल एसेट, जिसके ऊपर आपने सर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, डेप्रिसिएशन वही इनकम टैक्स एक्ट वाला डेप्रिसिएशन, हाँ, तो अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है ना तो आईटीसी नहीं मिलने वाला। रीजन आप खुद सोचो बेटा, रीजन खुद सोच के बताओ, रीजन क्या हो सकता है? सर रीजन ये है ना कि जब आपने एक टैक्स का बेनिफिट ले लिया, जब आपने डेप्रिसिएशन भी तो एक खर्चा है, जब आपने वहां डेप्रिसिएशन के खर्चे का बेनिफिट लेकर अपनी टैक्सेबल इनकम कम करवाई ली, तो जब टैक्सेबल इनकम कम हो गई है तो भाई, जब इनकम टैक्स में बेनिफिट ले लिया तो यहां आईटीसी भी लेगा, भाग जा। नहीं, अगर टैक्स डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा है टैक्स कंपोनेंट के ऊपर, टैक्स वाले पार्ट के ऊपर, तो उसका आईटीसी नहीं मिलने वाला। टैक्स वाले कंपोनेंट का, जैसे मैं कहता हूं 1 लाख की मशीन थी, 18,000 का जीएसटी था, 1,18,000 हो गए, और जब डेप्रिसिएशन निकाला गया तो वो पूरा का पूरा 1,18,000 पे निकाला गया। क्यों निकाला गया भाई? 18,000 के ऊपर क्यों निकाला? 1 लाख पे निकालते डेप्रिसिएशन। अगर तुमने पूरे 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन निकाला है, इट मींस अब इस 18,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, बहुत काम की बात, लगभग हर अटेंड में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो बनता है। अगर गुड्स लॉट्स में मिले हैं, गुड्स लॉट में आ रहे हैं, लॉट्स में, अलग अलग लॉट्स में आ रहे हैं, डन ना? जो हमने इनवर्ट सप्लाई किया है, जो हमारे पास सामान आने वाला है वो लॉट्स में आने वाला है। ठीक है, लॉट्स आ रहे हैं, तो कहता है आईटीसी जब ही मिलेगा जब लास्ट लॉट रिसीव हो रहा है, लास्ट। जैसे मैं कहता हूं हमने सामान मंगाया जुलाई महीने में, ठीक है, जुलाई मंथ में हमने सामान मंगाया, सामान आ रहा है 4 लॉट में, 4 लॉट में हमारा सामान आ रहा है, सामान का जो लास्ट लॉट था, चौथा लॉट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
जो चौथा लॉट था वो सितंबर में जाकर मेरे को मिला। तो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या जुलाई में आईटीसी मिलेगा? नहीं, आईटीसी उस मंथ में मिलेगा जिस मंथ में हमारे को लास्ट लॉट रिसीव हुआ है। ये मैंडेटरी है, ये काम की चीज है। लास्ट लॉट जब रिसीव होता है, जब भी रिसीव होएगा, जिस भी मंथ में रिसीव होएगा, उस मंथ में जाकर आईटीसी आप क्लेम करने का राइट रखोगे। जो शुरुआत वाला मंथ है जिसमें आपने खरीदा है, नो डाउट पेमेंट भी कर दिया, सब कर दिया, लेकिन लॉ कह रहा है सॉरी यार, उसी महीने में मिलेगा आईटीसी जिस महीने आपको लास्ट लॉट रिसीव हुआ है। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड बेटा, रिमेंबर रख के जाना प्लीज। ये छोटी छोटी बातों से ही ये चैप्टर का क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा हमारा। हम इन छोटी बातों को एकदम मन लगा के, और सच में बता रहा हूं, आप क्वेश्चन पेपर देखना, आपको ये यकीन हो जाएगा कि यही सब बनता है। बोलो जी डन, बोलो जी डन डन डन। चलो सर आगे देखते हैं। तो ये पार्ट तो इंपॉर्टेंट था ही था, अब और भी बहुत कुछ है, चलते हैं। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी बेटा, एक अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है। आईटीसी कैलकुलेशन में इसका टॉपिक शायद चांस कम बने, लेकिन हाँ आ सकता है, तो हम अच्छे से देख लेते हैं। कहता है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। भाई आईटीसी कब अवेल कर सकते हो? हाइलाइटर चाहिए। कहता है टाइम लिमिट आईटीसी पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, किसी फाइनेंशियल ईयर का, यहाँ असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर मत बोल देना, हाँ, किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का जो आईटीसी है कैन बी अवेल्ड बाय 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इस साल का अगले साल की 30 नवंबर तक आप वो कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो, या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने तक, दोनों में से जो भी अर्लियर हो गया। साल खत्म हुआ, साल के बाद अगले साल का 30 नवंबर, या एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट दिसंबर में होती है 31 दिसंबर, तो 30 नवंबर या 31 दिसंबर जो भी पहले आ जाए, तो नवंबर आ गया, लेकिन कल को जाकर एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट कुछ और हो गई, तो विच एवर इज अर्लियर वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है हमारे को, है ना। मतलब अगले साल का 30 नवंबर या जो भी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट थी, विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा उस दिन तक सरकार के पास सरकार से तुम आईटीसी क्लेम करवा लेना। अगर तुमने उस दिन के बाद नहीं करा तो आईटीसी वेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस 30 नवंबर वाली बात की एक एक्सेप्शन है। अगर आईटीसी री अवेल की बात चल रही है, पहले खराब हो गया आईटीसी, लैप्स हो गया, अब री अवेल हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो जो भी रिवर्स पहले हुआ था अब उसे हम री अवेल कर रहे हैं, तो ये वाला टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये री अवेल का केस है। ये थोड़ा सा ना रेयर केस है, थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, थोड़ा सा इनको रियायत मिल रखी है कि भाई इन लोगों के लिए 30 नवंबर वाला काम का फंडा बिल्कुल भी नहीं है। इस साल का अगले 30 नवंबर तक ऑब्टेन कर सकते हो आईटीसी, बहुत अच्छा खासा समय मिला हुआ है। लेकिन अगर री अवेल का केस है तो वो समय भी अलाउड, मतलब आप किसी और समय में भी क्लेम कर सकते हो, उससे बाद भी क्लेम कर सकते हो, ध्यान रखें, ठीक है सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट कहता है प्रोपोर्शनेट आईटीसी टू बी रिवर्स्ड या पेड विद इंटरेस्ट इफ द होल या पार्ट ऑफ वैल्यू प्लस टैक्स ऑन गुड्स एंड और सर्विस इज नॉट पेड विद इन 180 days ऑफ द इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। अगर आपने 180 दिनों में पेमेंट नहीं करी तो भाई फिर आपने जो आईटीसी ले लिया उसे रिवर्स करना पड़ेगा, और अगर आपने पेमेंट कर दी 180 दिनों के अंदर तो री अवेल हो जाएगा, री अवेल हो जाएगा। और री अवेल करते वक्त टाइम लिमिट नहीं रहती है, आपने देख लिया है ना। तो ये एक तरीके से एक नई कंडीशन है कि 180 दिनों में पेमेंट कर देना, जो भी इनवर्ट सामान मंगाया ना मिस्टर एक्स ने, उसकी 180 दिनों में पेमेंट कर देना, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बेटा ये है यूटिलाइजेशन, अभी ना सेक्शन 17 आएगा, वो बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा है। सेक्शन 16 खत्म हो गया, उन पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है, और सेक्शन 17 दोनों को मिलाकर ही क्वेश्चन बनता है। तो अगली इंपॉर्टेंट बात है कि आईटीसी का किसका यूटिलाइजेशन होता है, कौन सा किसके साथ सेटअप होता है, तो ये ध्यान से देखना। आईजीएसटी का आईटीसी, आईजीएसटी वाले पोर्शन का आईटीसी पहले आईजीएसटी के साथ होगा, सीजीएसटी वाले का आईटीसी पहले अपने, मतलब सबका पहले अपने अपने साथ हो जाएगा, है ना। सीजीएसटी का सीजीएसटी वाले के साथ, एसजीएसटी का एसजीएसटी वाले के साथ, आईजीएसटी का आईजीएसटी वाले के साथ, सबसे पहले ये। फिर भी बैलेंस बचता है, फिर भी बैलेंस बचता है। मान के चलो, इसका एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना। मान के चलो सीजीएसटी, मान के चलो बेटा सीजीएसटी पेबल था हमारा 10,000 रुपए का, ठीक है, ओके।
और आईटीसी पड़ा था 40,000 रुपए का, ठीक है। तो 10,000 रुपए में से ये जो जीएसटी सीजीएसटी का आईटीसी बचा 40,000 का, 10,000 का माइनस हो जाएगा, तो सीजीएसटी अब आपको कितना पे करना पड़ेगा, 0, और रिमेनिंग आईटीसी बचेगा इसका 30,000, सीजीएसटी का रिमेनिंग बचेगा 30,000। क्यों सीजीएसटी का, क्यों, क्योंकि सर 10,000 यहां यूटिलाइज कर लिया। अब ये 30,000 का क्या होगा, बचा हुआ 30,000 आप आईजीएसटी से कर सकते हो। बचा हुआ, लेट से मैं कहता हूं आईजीएसटी हमें 25,000 पे करना था, लेट से आईजीएसटी मुझे 25,000 पे करना था, तो ये 30,000 यहां यूज किया जा सकता है, लेकिन किसी और के लिए यूज नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो पैसा है, ये वाला जो पैसा है, ये एसजीएसटी के लिए यूज नहीं हो सकता, ये यहाँ पे इसीलिए क्रॉस लगा हुआ है। इसका आईटीसी आईजीएसटी के लिए यूज हो सकता है, लेकिन इसका आईटीसी इसके लिए नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है हमारे को। सेम एसजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी के लिए हो सकता है, फिर आईजीएसटी के लिए भी हो सकता है, बट सीजीएसटी के लिए नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा, है ना। क्रॉस इन दोनों का आपस में नहीं चलता। और इधर बता रहा आईजीएसटी, ये तो सबको अपना बेनिफिट दे देता है, आईजीएसटी वाला सीजीएसटी से भी पे करवा सकते हो, एसजीएसटी से भी पे करवा सकते हो, यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इन शॉर्ट सबका पहले अपने आप से होता है, फिर आईजीएसटी वाला का तो दोनों के लिए पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके हमने क्लास में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करे हुए हैं, हाँ। और सीजीएसटी वाले का पहले सीजीएसटी से, बचा तो आईजीएसटी वाले से पे करवा सकते हैं। एसजीएसटी का आईटीसी पहले एसजीएसटी की पेमेंट से करवाएंगे, फिर बचा तो फिर आईजीएसटी वाले से करवा लेंगे, लेकिन सीजीएसटी से पॉसिबल नहीं है। इन दोनों का आपस में क्रॉस पॉसिबल नहीं है, इन दोनों का आपस में क्रॉस पॉसिबल नहीं है, ये यहां पे लिखा। चलो भाई, अब है 17, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये नहीं इसके अगला वाला। ये तो बस बता रहा है अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है कई बार, अगर एक चीज दो जगह यूज हो रही है, कुछ पार्टली बिजनेस में और पार्टली नॉन बिजनेस में, तो कह रहा है कि आप ना उसे जितना बिजनेस से रिलेटेड है उतना आईटीसी ले लेना, और जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उतना आईटीसी मत लेना। हमारे को वो क्वेश्चन में साफ साफ बताएगा, सीधा सीधा बोलेगा 60% बिजनेस से रिलेटेड था, 40% बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, और टोटल अमाउंट था 10,000। तो जो बिजनेस वाला है उतने का आईटीसी मिल जाएगा, तो 10,000 का 60% 6,000 का आईजीएसटी मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। ध्यान रखना, जो बिजनेस से रिलेटेड है उस वाले पोर्शन का मिलेगा, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब पर्सनल वाला है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सॉरी सर, सॉरी, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे बता रखा है, जो सामान है उसे यूज किया है टैक्सेबल सप्लाई के लिए, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए तो क्या होगा, और एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए तो अब कितना टैक्सेबल कितना एग्जाम्प्ट, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, इसका भी प्रोराटा करेंगे। एट्रीब्यूटेबल टू जीरो टैक्सेबल सप्लाई इज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब टोटल हमने 10,000 रुपए का इनपुट लिया फॉर एग्जाम्पल, डन ना, टोटल हमारा इनपुट के ऊपर 10,000 का आईटीसी था। अब जो भी सामान था उसे हमने 3 जगह यूज करा, एक टैक्सेबल सप्लाई के लिए, एक जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, और एक एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए। तो कहता है जो इन दोनों के लिए यूज हुआ, जो इन दोनों के लिए यूज हुआ उस वाले का आईटीसी रिलेटेड आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन जो इसके लिए हुआ उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट सप्लाई है, इसलिए एग्जाम्प्ट वाले का आईटीसी नहीं मिलेगा। बाकी जो एट्रीब्यूटेबल होगा, एट्रीब्यूटेबल का मतलब हो रहा है बेटा रिलेटेड, यही परसेंटेज वो हमारे को क्वेश्चन में बताएगा किससे कितना रिलेटेड है। अगर वो क्वेश्चन में बोलेगा 10,000 में से इन दोनों पे रिलेटेड था 80%, तो 80 मिल जाएगा, बचा हुआ 20% नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपको इसको हैंडल करना है, करना। अपॉर्शनमेंट शायद बन सकता है क्वेश्चन, नो डाउट बेटा, हमने समझ लिया है। अब तो जो भी चीज आप पढ़ते जा रहे हो उस पर क्वेश्चन बने ना बने, हमें तो आ गया ना, वो बन जाए, क्या हो गया, क्या दिक्कत है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, आएगा, अभी कंटेंट बचा हुआ है बेटा, ऐसा नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर है, चैप्टर के आप क्लास खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन भी करना जरूर, आईसीएसआई के सीए इंस्टीट्यूट के दोनों के क्वेश्चन करो, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भेदभाव नजर नहीं आएगा आपको, दोनों जगह 5-5 नंबर के 6-6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आप क्वेश्चन करने के लिए आईसीएसआई और आईसीएआई के सीए इंटर का जो मॉड्यूल है दोनों के क्वेश्चन कर सकते हैं, पीडब्ल्यू के बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन कर सकते हैं। पेपर में आपको 5 नंबर
कि 2 क्वेश्चन या कैसे भी करके 8-10 नंबर का पेपर तो दिखेगा ही दिखेगा यहां से। प्लीज अच्छे से पढ़ना, ठीक है? चलो आओ शुरू करते हैं। कहता है एग्जाम सप्लाई क्या होती है। ये हमें क्या मतलब अभी भाई, एग्जाम सप्लाई हमने पूरा लॉ पढ़ दिया लेवी एंड कलेक्शन के अंदर। भाई ब्लॉक्ड क्रेडिट यही है, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, यही है वो, इसी का था इंतजार हमको सर। कुछ ऐसी चीजें जिनका आईटीसी नहीं मिलता, इनका आईटीसी ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड मना है, सीधा सीधा मना है, निकल जाओ। हर पॉइंट में अपनी कुछ एक्सेप्शंस भी है, डन ना? इस पेज को मैं खराब नहीं करूंगा, इस पे बस मैं ये लेजर वाला पेन यूज करूंगा ताकि लिखे और फिर हट जाए, ताकि पेज साफ बचा रहे, ठीक है सर? बहुत सारे पॉइंट है, अगले पेज में भी है, ये भी है। इमूवेबल मूवेबल सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी या मोटर व्हीकल, दोनों के ऊपर आईजीएसटी नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलता। यहां पे अभी बात है मोटर व्हीकल की, फिर बात है वेजल एंड एयरक्राफ्ट की। तुम भाई एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो, उसका आईटीसी चाहिए, निकल जाओ यहां से। जो भी मोटर व्हीकल है और वेजल है, उनका इंश्योरेंस, सर्विसिंग, ये सारा खर्चा नहीं मिलता आईटीसी इनके ऊपर। उनका लीजिंग वगैरह का खर्चा है, नहीं मिलेगा आईटीसी। बाहर जो भी फूड एंड बेवरेजेस का खर्चा है, आउट केटरिंग का खर्चा है, हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा है, सब कुछ के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। डन सर? ये सारी जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं, क्या इनकी कहीं फुल फॉर्म्स भी है? हाँ बेटा, यहाँ पे सब मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखना, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ सब लिखा है। मोटर व्हीकल क्या होता है? आरएम का मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ओसी का मतलब आउटडोर केटरिंग, एफबी का मतलब फूड एंड बेवरेजेस, सीपीएस का मतलब कंज्यूमर एंड प्लास्टिक सर्जरी। कोई इंसान प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है और उसका आईटीसी ले रहा है, उसके खर्चे के ऊपर नहीं मिलेगा ये सब बेटा, साफ मना है, ठीक है ना? एच मतलब होम टाउन, ऐसे करके ना जो भी वर्ड्स पीछे यूज हो रहे हैं, एल आई मतलब लाइफ इंश्योरेंस, एच आई मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, एच एस मतलब हेल्थ सर्विसेज, सीपीएस मतलब कॉस्मेटिक, ये सारे यहाँ पे फुल फॉर्म्स लिखी हुई है जो वहां पे लिखी हुई थी, ठीक है? हाँ सर, वापस चलते हैं। तो कहता है इमूवेबल, बार बार ये बोल रहा हूं मैं, मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता, डन। लेकिन एक बात देखना ध्यान से, मोटर व्हीकल कौन सी? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद सिटिंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन 13 या 13 से ज्यादा है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर को मिलाकर 13 से ज्यादा है तो आईटीसी मिल जाएगा। इन एलिजिबल मोटर व्हीकल वो है जिसमें 13 की कैपेसिटी है, 13 तक की कैपेसिटी है। अगर 13 से ज्यादा की बस वो है मोटर व्हीकल है, 13 लोगों से ज्यादा की कैपेसिटी ड्राइवर को मिलाकर, अगर 13 लोगों से ज्यादा की कैपेसिटी है फिर आईटीसी मिल जाएगा, कम है तो नहीं मिलेगा, ये बता रहे हैं, ठीक है? तो कहता है इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, लेकिन एक्सेप्शन, अभी हमने पढ़ा आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अब बताता है मिलेगा। व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सच मोटर व्हीकल, भाई मैं मोटर व्हीकल खरीदता हूं और आगे वही बेच देता हूं तो आईटीसी मिलेगा। मैं पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन का धंधा करता हूं तो आईटीसी मिलेगा। मैं ड्राइविंग स्कूल चलाता हूं, बेशक इन एलिजिबल मोटर व्हीकल है, फिर भी आईटीसी मिल जाएगा। अगर मैं इन 3 कामों में हूं तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा। इसके अलावा चाहे 13 हो चाहे 13 से ज्यादा हो, सब में मिलेगा इन केसेस में। लेकिन नॉर्मली 13 तक वाली गाड़ी का आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन इन केसेस में 13 तक वाली का भी आईटीसी मिल जाएगा। मैं लिख देता हूं, आईटीसी मिल जाएगा। अगर ये हो रहा है, मैं आगे उसी चीज का डीलर हूं, मैं गाड़ी खरीदता हूं गाड़ी बेचने के लिए, या मेरे पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो मैं गाड़ी खरीदता हूं, या फिर मेरा मोटर व्हीकल को ड्राइविंग स्कूल चलाता हूं मैं, तो भी मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। तो ये था बेटा, अगर आपको पहला समझ में आया ना तो आपको सारे समझ में आने लग जाएंगे, पक्की बात है। चलो अगला देखना, वेजल एंड एयरक्राफ्ट। भाई इसके ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, बट
मैं आगे वेसल एंड एयरक्राफ्ट बेचता हूं तो मिल जाएगा। मैं अपने लिए नहीं खरीद रहा था, आगे बेचने के लिए खरीद रहा था। मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हूं, लोगों को उस पर बैठाकर इधर उधर ट्रैवल करवाता हूं तो भी मिल जाएगा। चाहे मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाता हूं तो भी मिल जाएगा, या मैं वेसल और एयरक्राफ्ट को चलाने की ट्रेनिंग देता हूं तो भी मिल जाएगा। यहां बस यहां गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग मिल रही थी, यहां वेसल एयरक्राफ्ट चलाने की ट्रेनिंग मिल रही है। इन केसेस में आईटीसी मिल जाएगा, इन केसेस में आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मली इनके अलावा कोई और केस है, मैंने अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीदा है, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, कितनी कोशिश कर लो आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसे करके सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। जो भी इंश्योरेंस का पैसा है, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इन वाले मोटर व्हीकल और इन वाले वेसल एंड एयरक्राफ्ट का कुछ नहीं मिलेगा। कोई रिपेयर विपेयर के ऊपर, जो भी रिपेयर पे आईटीसी पे जीएसटी पे करा है, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर ये सारे काम हो रहे थे, इन वाली गाड़ियों का रिपेयर है, फिर मिल जाएगा। इट मींस अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो, इफ दिस, मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ये हमने क्लास में बहुत पढ़ा हुआ है, मेरे को तो बस पढ़ते हुए आगे चलना चाहिए था, बस मैं रुक रहा हूं ताकि सबको क्लियर हो जाए, जो पहली बार देख रहे हो उन्हें भी समझ में आए। भाई इन एलिजिबल का नहीं मिलता, बट इनका मिल जाता है। इनका इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, रिपेयर भी नहीं मिलेगा, लेकिन इनका तो आईटीसी मिलता था ना, तो इनका रिपेयर का भी मिलेगा और इंश्योरेंस का भी मिलेगा। ये लिखा हुआ है यहां पे इस थर्ड पॉइंट में। फोर्थ, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, मैं किराए पे लेता हूं, लीज पे, रेंट पे वेसल को, एयरक्राफ्ट को, जिसके ऊपर आईटीसी डिसअलाउड होते हैं, उनका आईटीसी नहीं मिलेगा। चाहे खरीद रहे हो तो भी नहीं मिलेगा, किराए पे ले रहे हो तो भी नहीं मिलेगा। बट मैं आउटवर्ड उसी चीज की सप्लाई करता हूं, मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग करता हूं, या फिर व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉइज, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं कानूनी ऑब्लिगेशन के तहत। मैंने गाड़ी ले रखी है, अपने एम्प्लॉइज को जबरदस्ती जबरदस्ती मतलब उनको बैठाकर मैं भेजता हूं, उनको ट्रैवलिंग करवाता हूं, मैं इधर उधर करवाता हूं लॉ के तहत, तो फिर आईटीसी मिल जाएगा, यहां आईटीसी मिल जाएगा। नॉर्मली ये वाली चीज की कोई गाड़ी है, नॉर्मल यूज के लिए खरीद रहे हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। खरीद रहे मतलब किराए पे ले रहे हैं, यहां पे खरीद रहे थे, यहां किराए पे ले रहे हैं। ठीक है, अगला, फूड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये सब कुछ, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब का आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, कानूनी ऑब्लिगेशन है तो मिलेगा। लॉ कहता है नहीं होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, तो ठीक है भाई मिलेगा, किसी लॉ में लिखा हुआ है फिर पक्का मिलेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही मेंबरशिप ऑफ क्लब एंड हेल्थ केयर, ये क्या बात है भाई, मेंबरशिप तुम ले रहे हो किसी हेल्थ और फिटनेस सेंटर की, इन सब का आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है। बट मिलेगा अगर लॉ कहता है, स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो। ट्रैवल बेनिफिट्स, वेकेशन के दिए अपने एम्प्लॉयज को, आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन लॉ कहता है देना है तो मिलेगा आईटीसी। एनआरटीपी ने कुछ खरीदा है, इनवर्ट सप्लाई किया है तो नहीं मिलेगा, बट गुड्स इंपोर्टेड है तो मिल जाएगा, इसके अलावा कोई और है तो नहीं मिलेगा। और बेटा सेक्शन 74 ए के तहत, सेक्शन 74 में ना कुछ वो होता है, पेनल्टी होती है, उस पेनल्टी के तहत या 74 ए के तहत, 74 ए अमेंडेड है, 74 ए में जो भी हमने टैक्स पे करा है, 74 ए में हमारे को पेनल्टी की तरह टैक्स पे करना होता है, इन सब का भी आईटीसी नहीं मिलता। इन सब का आईटीसी मिलता है या नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो गलती से आपको 74 ए कहीं लिखा हुआ दिख जाए और उसके वो वाला टैक्स पे हुआ है, 74 ए वाला टैक्स पे हुआ है, तो सीधा बोल देना भाई ये पेनल्टी नेचर का होता है, ये ब्लॉक क्रेडिट है, इसका आईटीसी नहीं मिलता, है ना। इन एलिजिबल मोटर व्हीकल का नहीं मिलता, वेसल एयरक्राफ्ट का नहीं मिलता, इनके इंश्योरेंस वगैरह का भी नहीं मिलता, इनको किराए पे लेते हो तो भी नहीं मिलता, लेकिन हर किसी की एक्सेप्शन थी कि कब कब मिलता है। इन्हीं चीजों को हमारे को ध्यान में रखना होता है और क्वेश्चन बनता है। इन्हीं चीजों से क्वेश्चन चैप्टर अच्छा है बेटा। बताओ क्लियर है क्या? बताओ क्लियर है क्या? चलो पढ़ते हैं आगे, अभी और है बेटा। ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट बी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है बेटा।
इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं मिलेगा आईटीसी, बट मिलेगा WCS है प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी का है, ये रहा WCS, ये रहा WCS, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। डन ना, अभी क्लियर है? हाँ सर, वापस चलो। तो आप प्लांट एंड मशीनरी का करवा रहे हो तो चल मिलेगा। WCS अवेल्ड बाय वर्क कॉन्ट्रैक्टर फॉर फर्दर सप्लाई हो तो भी मिलेगा। वेयर वैल्यू ऑफ WCS इज नॉट कैपिटलाइज तो भी आईटीसी मिलेगा। इन कंडीशनों को फुलफिल करा तो जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है मिल जाएगा। दूसरा, इसके ऊपर अभी आपको ना सबके एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए अपने ओन अकाउंट पे मैंने कुछ सामान खरीदा है, आईटीसी नहीं मिलेगा, बट मिलेगा अगर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, जैसे यहां पे था। अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का दूसरों के लिए, या वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट कैपिटलाइज, ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो फिर आईटीसी मिल जाएगा। हमें यही तो रिमेंबर रखना है कब आईटीसी मिलता है और कब आईटीसी नहीं मिलता। ये रिमेंबर हो गया तो भाई चैप्टर खत्म है, ये रिमेंबर हो गया तो सब कुछ बढ़िया, ये रिमेंबर नहीं हुआ तो सब कुछ खराब। और है बेटा, और अगर कोई कंपोजिशन लेवी वाले होते हैं उनका आईटीसी नहीं मिलता। गुड्स चोरी हो गए, स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, गिफ्ट के तौर पे मिले थे, उनका फ्री सैंपल वाले आईटीसी नहीं मिलता। कोई CSR वगैरह के तहत कुछ खरीदा था, आईटीसी नहीं मिलता। इनवर्ट सप्लाई यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, मैं पर्सनल खरीद रहा हूं, अरे बिजनेस में आईटीसी बिजनेस से रिलेटेड होता है, पर्सनल वाले का क्यों मिलेगा? ये वाला पॉइंट बहुत बार पेपर में बना हुआ है। चोरी हो गए, लॉस्ट हो गए, आग लग गई, जल गया, कट गया, फट गया, मर गया, तो इन सारे केसेस में जो भी सामान लिया है उसका आईटीसी नहीं मिलता, ध्यान रखना। ठीक है, अब ना ये बेटा वो जो भी वर्ड्स यूज हो रहे थे उन सबकी यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई है। अब ना ये जानबूझकर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है ताकि ना आपको पता चले, ओ अच्छा, आहा, ओहो, ये वाली फील आए। पेपर में क्वेश्चन कैसा बनता है सर? पेपर में ना ध्यान देना, पेपर में ना अलग अलग ट्रांजैक्शन लिखी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अलग अलग ट्रांजैक्शन लिखी होगी, सबके आगे लिखा होगा 40,000, 30,000, फिगर लिखी होगी, 50,000, 5,000, 6,000, ऐसे लिखा होगा, और बोलेगा आपसे आईटीसी निकालो। तो हमें पता होना चाहिए कौन से वाले का आईटीसी मिलेगा, कौन से वाले का नहीं मिलेगा, कौन से वाले का मिलेगा, कौन से वाले का नहीं मिलेगा। फिर जिसका मिलेगा उसका टोटल आईटीसी जोड़ दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस प्रोविजंस को ध्यान रखना है, प्रोविजंस को पकड़ना है। जितने ज्यादा आपने प्रोविजंस पे ध्यान रखा उतना बढ़िया हो जाएगा भाई ये चैप्टर, सीधी सी बात है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं ध्यान से। आगे आगे मतलब ये एग्जांपल देखते हैं, इसे आप पढ़ भी सकते हो आराम से, वीडियो पॉज कर लो और आराम से सारे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, हम कुछ लिमिटेड पढ़ेंगे, आ जाओ। आईटीसी ऑन कार परचेज्ड बाय अ कार डीलर, भाई मैं डीलर हूं, मिलेगा आईटीसी। पढ़ा था ना कि मैं उसी का आगे सप्लायर हूं तो आईटीसी मिल जाता है। ठीक है, और सर और हाँ, अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि ओ ये था। आईटीसी ऑन ट्रक्स परचेज बाय अ कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स अलाउड है। भाई ट्रक का तो मिलता ही है, ट्रक का कहां पढ़ा आपने? नहीं मिलता। पैसेंजर्स वालों का नहीं मिलता, अप टू 13 वाले का, बाकी सबका मिलता है। ठीक है सर, आईटीसी ऑन कार परचेज बाय कार ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग स्कूल है सर, उसका तो काम ही है गाड़ी खरीदना, मिलेगा। ठीक है, आईटीसी ऑन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट परचेज बाय एविएशन स्कूल, ये स्कूल ने खरीदा है ट्रेनिंग देने के लिए, एविएशन स्कूल ने ट्रेनिंग देने के लिए खरीदा है, मिलेगा। समझ रहे हो क्या है चल रहा है? यही है, इसी पे क्वेश्चन बनता है। और पढ़ो, आईटीसी ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन ए कार यूज्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पज हो, कोई सा भी पर्पज हो। अगर कार खरीदी है, कार में बेटा जनरली 13 लोग तो नहीं बैठते, कोई ऐसी कार तो नहीं है ना जिसमें 13 की कैपेसिटी हो, तो 13 से ज्यादा की कैपेसिटी ऐसी कार नहीं है, तो 13 तक वाली जो कार है वो ब्लॉक्ड है, तो उसका इंश्योरेंस भी ब्लॉक्ड हो गया। ठीक है, नहीं मिलेगा।
फिर और पढ़ो, आईटीसी ऑन आउटडोर केटरिंग अभी पढ़ा था, केटरिंग वेटरिंग नहीं मिलता इन सब का, ब्लॉक्ड है सर, आउटडोर केटरिंग ब्लॉक्ड है सर। आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अभी पढ़ा था आपने, बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन टू बी लेड आउटसाइड फैक्ट्री, ब्लॉक है सर। हमें सारे पॉइंट पढ़ने हैं, सारे पॉइंट मतलब जो हमने लॉ पढ़ा पीछे, फिर उनको एनालाइज करते हुए ये बताना है कहां कहां आईटीसी मिलता है और कहां कहां आईटीसी नहीं मिलता। इसी बात के नंबर है, इसी बात के नंबर है इस चैप्टर में, इसी बात के नंबर है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस चीज का आईटीसी मिलता है और किस चीज का आईटीसी नहीं मिलता। अगर आप ये करने में सफल हुए ना तो आपको पेपर में पक्का नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ सेक्शन 18 की बातें हैं बेटा, मेन 2 थे वो खत्म हो गए हैं, आओ इन्हें भी देखते हैं एक बार। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं आईटीसी अवेल करने के, तो क्या है स्पेशल देख लेते हैं। एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो स्विच कर रहा है कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में। इन सब में पता है कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन बात है कि मेरे पास कुछ सामान रखा हुआ है, माल रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, और पहले इन सब का मुझे आईटीसी नहीं मिलता था, अब कुछ ऐसा हो रहा है कि अब मुझे इन सब का आईटीसी मिल सकता है। तो कह रहा है जितने का स्टॉक रखा हुआ है पहले से, ऑलरेडी जो रखा हुआ है, उस वाले का आईटीसी मिल जाएगा। जो नया खरीद रहे हैं उसका तो मिलेगा ही मिलेगा, न्यू वाले का तो आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पुराने का जो आपने गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ है, माल रखा हुआ है, उसका भी आईटीसी मिल जाएगा, ये कहना चाहता है। जब कंपोजिशन वाला रेगुलर में आता है तब, जब रजिस्टर्ड पर्सन एग्जाम से टैक्सेबल हो जाता है तब, एग्जाम था तब तो कोई फायदा नहीं था आईटीसी का, लेकिन अब टैक्सेबल में आ गया तो जितना भी उसके पास माल गोडाउन में रखा है सबका आईटीसी मिलेगा। पर्सन खुद वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है 30 दिनों के अंदर, या फिर मेरा वॉलंटरी, ये वाला टर्नओवर लिमिट ज्यादा होने की वजह से करवाना पड़ा 30 दिनों के अंदर, और ये मैं अपनी मर्जी से करवा रहा हूं। इन सब में एक कॉमन बात बेटा, इन सब में एक कॉमन बात कि मेरा अभी तक मेरे पे माल तो रखा है बट इसका आईटीसी नहीं था, लेकिन अब मैं टैक्सेबल हो गया हूं, कंपोजिशन से बाहर आ गया हूं, अब आईटीसी मिलने लगेगा, कंपोजिशन में नहीं मिलता। मैं एग्जाम से टैक्सेबल हो गया हूं, अब आईटीसी मिलेगा। पहले रजिस्टर्ड नहीं था, अब रजिस्टर्ड हो गया हूं, आईटीसी मिलेगा। या मैं अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं, अब आईटीसी मिलेगा। अब आईटीसी मिलेगा तो जो न्यू परचेज है उसका तो मिलेगा मिलेगा, और जो पहले का स्टॉक है उसका भी आईटीसी मिलना शुरू हो जाएगा, यही कहना चाहता है, ये आगे लिखा हुआ है, पढ़ो। क्रेडिट इंटाइटल्ड ऑन इनपुट्स, जो भी स्टॉक में रखा हुआ है उसका इनपुट मिलेगा, जो सेमी फिनिश गुड्स रखे हैं उसका भी मिलेगा, जो फिनिश गुड्स रखे हैं उसका भी मिलेगा, जो कैपिटल गुड्स रखे हैं उसका भी मिलेगा। बस जब वो खरीदा था वहां से हर क्वार्टर का 5-5% कम कर देना। 2 साल पहले खरीदा था तो हर क्वार्टर का 5-5% जो भी टैक्स का पैसा था, जो भी जीएसटी का पैसा था, अगर कैपिटल गुड्स है तो हर क्वार्टर का 5-5-5% माइनस करते हुए चले जाना, फिर जो बचेगा उसका आईटीसी मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स के केस में, कैपिटल गुड्स तो सालों सालों से चले आते हैं ना, इसलिए इन सारों का जो भी मेरे पास रखा हुआ है, ऑलरेडी रखा हुआ है, यही है स्पेशल, इसमें ऑलरेडी रखा हुआ है उसका आईटीसी मिल रहा है बेटा। दिस इज द यूनिकनेस इन दिस टॉपिक। अभी तक नहीं था लेकिन अब मिलना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले मैं कंपोजिशन में था, नहीं मिलता था, अब टैक्सेबल नॉर्मल में आ गया हूं, मिलेगा। पहले मैं एग्जाम सप्लाई करता था, अब टैक्सेबल में आ गया हूं, अब टैक्सेबल सप्लाई होने लगे, सरकार ने एग्जाम्शन हटा ली, तो अब आईटीसी भी मिलेगा। जो नया खरीद रहा हूं उसका आईटीसी मिलेगा, जो नया इनवर्ट सप्लाई है, जो पहले का भी रखा हुआ है उसका भी आईटीसी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, कब का मिलेगा? अब शुरू करते हैं, अब शुरू करते हैं, कब का मिलेगा? अब शुरू करते हैं, कब का मिलेगा? सर ये मिलेगा जिस दिन आप रेगुलर से कंपोजिशन में आए उससे जस्ट पिछले दिन जितना सामान रखा था, ये सारा, इन सब का जितना भी आईटीसी था, जीएसटी पेड था, सारे का आईटीसी मिलेगा जस्ट पिछले दिन का, जस्ट पिछले दिन का, जिस दिन आप कन्वर्जन किए। दूसरा, जिस दिन आप एग्जाम से टैक्सेबल हुए थे, ये वाला था ना सेकंड वाला, एग्जाम से टैक्सेबल, जिस दिन आप एग्जाम से टैक्सेबल हुए थे जस्ट उससे पिछले दिन जो रखा है, यहां पे भी यही है, यहां पे भी यही है, जिस दिन ये सब हो रहा है उस दिन से जस्ट पिछले दिन जितना भी ये सब कुछ है, इन सब का आईटीसी मिलेगा। जिस दिन आप रजिस्टर करवाने के लिए लाइबल हुए थे उससे जस्ट पिछले दिन का, और यहाँ पे भी जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन आपने वो किया मिला, उससे जस्ट पिछले दिन का।
इन सारे केसेस में एक ही बात कॉमन थी, जस्ट पिछले दिन का आईटीसी मिल जाएगा। और ये सब नॉर्मल केसेस नहीं है, दीज ऑल आर द यूनिक केसेस। कुछ अलग हुआ है इसमें, पहले नहीं था अब मिल रहा है। भाई बोलो क्लियर है? एक साल के अंदर अंदर कर लेना ये सारा का सारा। जब इनवॉइस इशू हुआ था वहां से एक साल के अंदर अंदर। एक छोटी सी कंडीशन और है। अब जैसे बेटा हमने यहाँ पे आईटीसी क्लेम करा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आईटीसी को क्लेम करा है, उसका जो अभी तक जिसका मेरे पे हक नहीं था, अब हम वो देखेंगे, रिवर्स सिनेरियो कर देंगे। जिसका हक था लेकिन अब उल्टा हो गया, तो आईटीसी रिवर्स भी करना पड़ेगा। ये रहा बेटा, स्पेशल सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। सेम है, सेम, बस उल्टा हो गया। वहां कंपोजिशन से रेगुलर आ रहा था, या रेगुलर से कंपोजिशन में आ गया। वहां एग्जाम से टैक्सेबल था, यहां टैक्सेबल से एग्जाम्ट हो गया। वहां रजिस्ट्रेशन करवाया था, यहां कैंसिलेशन करवा लिया, या फिर सब कैपिटल गुड्स को मैंने आगे बेच दिया। तो इन सब के ऊपर जो भी मेरा स्टॉक रखा है जिसपे मैंने आईटीसी ले लिया होगा, भाई पहले तो मैं नॉर्मल था ना, अब समझना उल्टा क्या हुआ। एक समझ लोगे तो सारे समझ में आ जाएंगे। पहले तो मैं नॉर्मल बंदा था, कंपोजिशन में तो अब आया हूं, पहले नॉर्मल था। तो नॉर्मल वाले का जो भी स्टॉक रखा होगा उसका आईटीसी मिला होगा। तो लॉ कहता है अब तुम नॉर्मल से कंपोजिशन में चले गए हो, तो जो आईटीसी मिला हुआ है उसका रिवर्स कर दे भाई, जा रिवर्स कर दे, रिवर्स कर दे, जा रिवर्स कर दे, वापस कर, पे कर दे। रिवर्स नहीं हो रहा तो पे कर दे, सरकार को पे कर और खत्म कर। जब मिल रहा था और अब वापस कर रहे हैं, और ये दोनों एकदम इक्वालिटी पे रखा हुआ है। सरकार न्यूट्रल है, आपने नोटिस किया होगा। पहले सरकार आपको बेनिफिट दी कि जा भाई उस वाले का भी ले ले क्योंकि अब तो टैक्सेबल हो गया है। अब सरकार कह रही है अब तो टैक्सेबल बचा ही नहीं, तो जो ले रखा है उसे वापस कर दे। और एकदम लॉजिकल है। उन्हीं चीजों का, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, सेमी फिनिश गुड्स हो, सबका वापस करना पड़ेगा। फिर अमाउंट टू बी रिवर्स कैसे वापस करोगे? या तो रिवर्सल कर देना आईटीसी का, या अगर रिवर्सल करने के लिए बैलेंस ही नहीं है तो कैश पे कर देना। मैनर ऑफ रिवर्सल इनपुट है तो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल कर देना। कैपिटल गुड्स है तो भी रिवर्सल कर देना प्रोपोर्शनेट। आईटीसी रिवर्स करना विल बी कैलकुलेटेड सेपरेट फॉर आईटीसी, सबका अलग अलग करना, सीजीएसटी आईजीएसटी, ये बस अलग अलग बातें लिखी हैं, छोटी छोटी, मतलब प्रोसीजरल बातें लिखी हुई हैं। अगर आपने कैपिटल, ये वाला पॉइंट, अगर आपने कैपिटल गुड्स को सप्लाई कर दिया है जिनके ऊपर आईटीसी लिया था, तो हर क्वार्टर 5% कम कर देना, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। फिर जितना बचेगा उसको रिवर्स कर देना। सेम ऐसे ही जैसे जब आईटीसी लिया था, सेम ऐसे ही जब आईटीसी लिया था तो 5% कम करवाया था। सेम ऐसे ही जब आईटीसी रिवर्स करेंगे तो 5% कम करवाएंगे। दोनों में सेम लॉ है। सरकार का कहना यह है कि कैपिटल गुड्स के केस में लाइक प्लांट मशीनरी सब के केस में हम ना हर क्वार्टर का 5% माइनस करके ही बात करेंगे। हर क्वार्टर का, जितने भी क्वार्टर बीत चुके हैं, हर क्वार्टर का, हर 3 महीने का 5% माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसे रिवर्स कर देंगे। ये था बेटा बेसिकली चैप्टर में जो मेन बातें थी वो अब हमारी खत्म है। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेक्शन 16 है और सेक्शन 17 है। फिर उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरा चैप्टर है। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पूरी क्लास आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, और इसके बाद एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन आपके हो रखे होंगे इस चैप्टर के। अगर आपने 10 चैप्टर, कम से कम 10 कह रहा हूं, 15-20 कर लो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 10 में से 10 नंबर भी आ सकते हैं इस चैप्टर में से। पक्की बात है बेटा, पक्की बात है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। आप इस 1 घंटे की क्लास में के बाद 2 घंटे और लगा लेना। ये मैं आपको होमवर्क देता हूं। आप ना इसके बाद एटलीस्ट 12 to 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आपको लगेगा सर जो पढ़ा है वही आ रहा है पेपर में, जो पढ़ा है ना वही आ रहा है। और जब आप 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, उसमें हो सकता है कुछ यूनिक पॉइंट आए हों, यूनिक पॉइंट जो आपने गलत ले लिया हो। जो भी यूनिक पॉइंट है जहां पे आपने कुछ गलती कर दी,
जिससे जहां पे आपसे गलती हुई, गलती वाले पॉइंट, जैसे किसी का आईटीसी लेना था नहीं लिया, नहीं लेना था ले लिया, उन गलती वाले पॉइंट को मेंशन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। बस पक्की बात है कि ये 10 में से आपके 8 या 9 या 7 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। आईटीसी ऐसा चैप्टर है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है भाई। बताओ क्लियर है क्या बच्चों? बताओ जल्दी से, क्लियर है क्या? बहुत सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे सर आईटीसी चाहिए चाहिए चाहिए, तो ये उन बच्चों के लिए एक बढ़िया सा वो है, रिवीजन करने का सोर्स है। आप बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस इसके जरूर करना, है ना। 1 घंटे में जितना हो सकता था, मैं बता रहा हूँ ना, मैं लगातार बोला 1 घंटे में जितना किया जा सकता था सब करा हमने। डन। इसके बाद आपकी मेहनत और है, क्वेश्चंस और कर लेना, और जो गलती है उन्हें नोट डाउन और कर लेना। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा पक्का। ठीक है, चलो दोस्तों, तो मिलेंगे अगली क्लास में फिर नए किसी चीज के साथ, नए कॉन्सेप्ट, नए कंटेंट, नए वन शॉट के साथ। जब तक अपनी पढ़ाई लिखाई पे लगा मत लगाना, पढ़ते रह चलना, रिवीजन करते चलना, प्रैक्टिस करते हुए चलना। इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जिंदगी है, हमेशा मेहनत करते हुए चलना है। डन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, उन लोगों का भी भला कर देना, और लाइक भी कर ही देना। नोट्स कहाँ मिलेंगे वो आपको बता दिया गया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।